क्या हुआ मार्कर को? मार्कर नहीं होता, अच्छे वाला नहीं होता। अच्छा ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन से अकाउंट्स ही बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड से एक दो क्वेश्चंस करते हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन लिखवाऊंगा, वो 2-4 मिनट में आप करेंगे, फिर मैं सॉल्व करूंगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखवाऊंगा, वो आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद उसका सिर्फ आंसर शेयर करूंगा, फिर मैं जाके आपको डिस्पोजल अकाउंट समझाऊंगा, और वो डिस्पोजल अकाउंट आपने जहां जहां जगह खाली होगी वहां पे बना लेना है। पहले क्वेश्चन में जगह छोड़ दीजिएगा डिस्पोजल अकाउंट की, और आज का क्वेश्चन लिखिए। लेक्चर नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उनमें ये क्वेश्चंस लिखे होंगे, टीए ने नोट कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखें फिलहाल, तो आज का दिन गुजारा करें, फिर ये क्वेश्चंस लिखे मिल जाएंगे, हमारा टाइम बच जाया करेगा। लेकिन ये फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन 1 जनवरी 2017। चला आ जाए, आपका ही तो इंतजार कर रहा था मैं। एसेट अकाउंट 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। जगह आगे भेज दें बच्चों को, जगह है नहीं? इसको ज़रा पॉज करें, मैं जगह बना लूँ। है जी, 1 जनवरी 17 पे ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं। एसेट अकाउंट 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। पॉइंट नंबर 1 हो गया है। पॉइंट 2 लिखें, एडिशन ऑफ ₹30,000 टुक प्लेस ऑन 1 सितंबर 2017। ऑन 1 सितंबर 2017, 1 सितंबर 2017। नैरेटिव फॉर्म में भी डाटा निकालना है ना, सिर्फ हम हेडिंग्स बना के तो ना चल रहे हो। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट लिखें, फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग, फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग 25,000 which was purchased, further an asset costing 25,000 which was purchased on 1st July 15 is disposed of on 30th September 2017, is disposed of on 30 सितंबर 2017 for ₹3,000 only, for ₹3,000 only। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20% स्ट्रेट लाइन मेथड। Rate of depreciation is 20% under straight line method। SLM लिख लिया करें, टाइम बच जाएगा। नहीं लिखना पड़ेगा इंशाल्लाह, कल से कोशिश करूंगा मैं। इक्का दुक्का सवाल जो वैसे आमद हो जाती है वो लिखना पड़ जाएगा, वरना मैं ये डिक्टेशन कर लूंगा लेक्चर नोट्स में। रिक्वायरमेंट है एसेट अकाउंट बना दें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दें, डिस्पोजल अकाउंट की जगह खाली छोड़ दें, और जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं डिस्पोजल की सिर्फ। ठीक है, बाकी एंट्रीज आज नहीं पास करेंगे। एडिशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री अब वो नहीं पास करनी, सिर्फ डिस्पोजल की एंट्री की प्रैक्टिस चलती रहे अभी। ठीक है, तो एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट, अलॉन्ग विद डिस्पोजल जर्नल एंट्री। ठीक है, वो अकाउंट अभी आपने नहीं बनाना, उसकी जगह छोड़ देंगे। फॉर द ईयर एंडेड, ये तीनों चीजें ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17 के लिए बनानी है, और आपका टाइम शुरू होता है अब, और आपको आपके पास है पूरे
5 मिनट। वो खाली सफा लेके बैठे हो अभी तक। कैसे 50% मार्क्स आ गए? क्वेश्चन देख लें, सॉल्व मेरे साथ करवाएं, फिर देखते हैं कितने बच्चों का सही भी है। इस तरह से करवाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मैं बिल्कुल इंट्रो की तरह बेसिक चीज़ें पढ़ा के तो बिल्कुल आया नहीं, हर एक जगह पे कैलकुलेशन करा के रोज़ होमवर्क दे के अगले दिन चेक करके। तो आपके क्वेश्चन करने से मुझे आइडिया होगा कि आपको वाकई कल कुछ समझ आई है या नहीं आई। थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको भी आ जाएगा। ओपनिंग किस दिन आ रहे हैं? एक साथ ही है। ठीक है जी, ओपनिंग बता दें कितना है? 50,000। ओके भाई, ये एंड तक विजिबल है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती देखने में? ये ओके। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 20,000। ठीक है जी। फिर क्या हो रहा है? एडिशन की जर्नल एंट्री अब मैं लिख नहीं रहा, बोलिए। हाँ, पास होने वालों ने बोला एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से? 30,000। पास होने वाले बच्चे एंट्रीज बड़े बोलते हैं वैसे। एसेट डेबिट 20 है, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 19 और 30 है ना? उसके बाद क्या हुआ? डिस्पोजल के थे 4 स्टेप्स, लिखवाए थे कल, बोलेंगे आप। ठीक है, जर्नल एंट्री पे डायरेक्ट उनको लिखते जाएंगे, उसके बाद फिर पोस्टिंग कर लेंगे। स्टेप 1 बोलिएगा। वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। तो एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे जाने वाले एसेट की कॉस्ट। कितनी थी? 25,000, 25,000, जिसका निस्फ होता है 12,500। अच्छा जी। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। स्टेप 2,
वी विल। अच्छा आसानी होगी, अभी तो मैं स्टेप्स के साथ ही एंट्री लिख रहा हूँ, एक आध दिन और गुजरेगा तो अब हमें आदत पड़ जाएगी, एंट्री का पता होगा। वैसे तो आपको याद ही है, याद करवाना ही मकसद था। हम सिर्फ एंट्री वाले लिखा करेंगे, क्यों डेबिट, कैश डेबिट, एसेट क्रेडिट, एक लाइन छोड़ देंगे बैलेंसिंग फिगर की, ठीक है। या स्टार्ट में और बॉटम में लाइन वैसी होती है, स्टार्ट पे एक लाइन छोड़ के भी हम चल सकते हैं। पहले सिर्फ खाली ये एंट्री लिख लिया करेंगे, फिर फिगर्स ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता। बहरहाल फिलहाल स्टेप्स के साथ ही चलें ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए। तो स्टेप 2, वी विल डेबिट द एसेट अकाउंट विद, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट को डेबिट करना है, और ये कोई एक फिगर ऐसे रेडीली अवेलेबल तो है नहीं हमें इस सवाल में। डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की एक्यूमुलेशन हमने निकालनी है, तो उसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए वर्किंग वन परफॉर्म करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक क्यूमुलेटिव लाइफ निकाल लेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक साल की डेप्रीसिएशन मल्टीप्लाई करेंगे टोटल लाइफ से, तो उसकी सारी जिंदगी की डेप्रीसिएशन हमारे पास आ जाएगी। तो डेट ऑफ परचेज बताइएगा। 1 जुलाई 15, 30/9/17। वारदात का तरीका क्या था? नहीं, ईयर एंड को पहले देखना है। ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को जहन में रखते हुए आ गए डेट ऑफ परचेज के पास। 1 जुलाई 15 वाले साल का पहला साल कब एंड होगा? 31/12/15 को। कितने महीने? 6/12 इधर चलेगा ये ऐसे। फिर 31 दिसंबर 17 तक, 16 तक पूरा साल। 31 दिसंबर 17 तक 9/12 जी 2.25। ये इस एसेट का हमारे साथ था, हमारे साथ इसका साथ 2.25 ईयर्स था। अब इस टोटल अरसे के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया है, तो इस सारे अरसे की डेप्रीसिएशन निकालनी है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकलेगी। स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक साल की डेप्रीसिएशन इनटू टोटल लाइफ। तो एक साल की डेप्रीसिएशन किसके साथ? 25,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कितना? 20%। अच्छा, कोई ऐसा भी है जिसने 10% ले लिया और डेप्रिसिएशन रेट? ईमानदारी से बताना है। होंगे 2-4, ना माने अलग बात है जरूर, ठीक है, ना माने बता दें, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बताएं मेरा 10% लिया, ठीक है, ना माने, ठीक है जी। ये फॉर्मूला हमें एक साल की डेप्रीसिएशन दे दिया करता है, ठीक है। एक साल की डेप्रीसिएशन इनटू 2.25, टोटल आ गया 11250। ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। कितना जी? 11,250। ये दोनों स्टेप्स अगर हम एसेट और एक्यूमुलेशन अकाउंट में भी फेंक दें तो अच्छा है। वैसे ये दोनों अकाउंट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद। हाँ, गेन लॉस निकालने के लिए स्टेप 3 और स्टेप 4 भी करना पड़ता है, लेकिन एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेशन अकाउंट इन 2 स्टेप्स के बाद कंप्लीट हो जाते हैं जी। 30/9/17 25,000 से क्रेडिट किया इसको, और 30/9/17 पे इसको 11,250, ठीक है। अब इन अकाउंट्स की हद तक तो काम पूरा हो गया है, लेकिन चूंकि हमने गेन लॉस भी कैलकुलेट करना है, बनाना तो डिस्पोजल अकाउंट था, लेकिन मैंने साथ में रिक्वायरमेंट रखी हुई है जनरल एंट्री की भी, तो दोनों काम ही करेंगे, आज दूसरा काम भी देख लेंगे। तो फिर स्टेप 1, एसेट अकाउंट को एसेट की कॉस्ट से क्रेडिट करना है, क्योंकि इसमें पड़ी क्या चीज है? कॉस्ट। कॉस्ट कैसे पता लगा पड़ी है? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग नजर आ रहा है, ठीक है। ओके, स्टेप 2, हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे डिस्पोजल की सारी जिंदगी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, वो भी हो गया। स्टेप 3 क्या था? वी विल रिकॉर्ड कैश जी। एसेट बिका है, कैश आएगा जाएगा? कैश आ रहा है तो कैश डेबिट। कैश डेबिट कितने से? 3,000 से।
अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ बढ़ रही है? डेबिट साइड पे बढ़ रही है। कितनी? 10750। तो बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस, गेन और लॉस, फिलहाल यही कह रहा हूं मैं। अब देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहे हैं। डेबिट किससे होता है? एक्सपेंसेस से, लॉस से। और अगर क्रेडिट होता तो इनकम, गेन। ठीक है जी। तो यहां पे कोई इसका असर नहीं था, जनरल एंट्री हो गई। एसेट का अकाउंट कंप्लीट है। 31 दिसंबर 17 पे कैरी डाउन बताइए 55,000। ये भी कंप्लीट है। 31 दिसंबर 17 पे कैरी डाउन क्यों कंप्लीट नहीं है? ओहो, भूल गया मैं। चलें, शुक्र आपने याद करवा दिया। एंट्री क्या है डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता नहीं है, कैलकुलेट करनी है हमने 31 दिसंबर 17। इसके लिए वर्किंग 2 कर लेते हैं जी। सबसे पहले ओपनिंग पे मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ओपनिंग एसेट का मतलब पता है? ओपनिंग एसेट का मतलब होता है जो पिछले साल हम दुकान बंद करके गए थे तो वो हम वहीं छोड़ के आए थे। चाहे इस साल घर से निकले और बाहर बाजार जाके एक नया एसेट खरीद के 1 जनवरी को लेके साथ भी आ गए हैं ना, वो ओपनिंग नहीं कहला सकता, वो एडिशन ही होगा। ओपनिंग का मतलब ही यही है जो पिछले साल पे क्लोजिंग में पड़े थे। ठीक है। बहरहाल मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो जौन सा मर्जी साल है, रेट ने किस पे लगना है? कॉस्ट पे लगना है। तो फिर हमें ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स चाहिए। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स। लेकिन एक चीज जो कल शायद जबानी बोली थी, लिखी नहीं थी। हाँ नहीं, एक्सक्लूडिंग तो लिखा भी था, लेकिन एक उर्दू का जुमला बोला था मैंने आपसे, यहां हम सिर्फ वो एसेट्स लेते हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहे। तो चूंकि ये लिखा नहीं था, चुनाचे ये अभी लिख लें। चुनाचे होता है वैसे। अच्छा, उर्दू भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह साथ साथ। उर्दू में लिखा सर, नहीं सर हम तो मार्स से आए हैं, हमें तो उर्दू का पता ही कुछ नहीं है। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ पश्तो नहीं लिखनी, उर्दू लिखें, वरना फिर पंजाबी भी लिखने लग जाएंगे लड़के, कुछ मरोही लिखने लग जाएंगे। तो एक जबान लिख लेते हैं फिलहाल जो सबको समझ भी आती है जी। यहां पर हम सिर्फ वो एसेट्स लेते हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद हों। यहां पर हम सिर्फ वो एसेट्स लेते हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहें। अब इसका मतलब यह है कि कोई एडिशन हो तो वो यहां पे नहीं होगा, वो तो हो ही नहीं सकता। एडिशन तो ओपनिंग में पड़ा ही नहीं था। ठीक है, लेकिन एक मसला है, जो इस साल एसेट बेचा और पुराना खरीदा हुआ था वो ओपनिंग में पड़ा है या नहीं पड़ा? लेकिन यहां पे तो हमने सिर्फ वो एसेट्स लेने हैं जो पूरा साल हमारे पास रहे। यहां पे कभी भी फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करना। जहां ओपनिंग की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है, कभी भी फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करना। तो अगर फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करना तो डिस्पोजल यहां पड़ा रह गया तो वो तो पूरा साल डेप्रिशिएट हो जाएगा, जबकि वो किस दिन बिक गया? 30/9/17 पे। वो तो 9 महीने से ज्यादा डेप्रिशिएट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कहा था, यहाँ पे हम हमेशा एक्सक्लूड कर दिया करेंगे डिस्पोजल को, क्योंकि डिस्पोजल्स पूरे साल के लिए हमारे पास नहीं रह रहे थे, इस साल के दौरान निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स में से माइनस करेंगे। देखें, लाइक विद लाइक को कंपेयर करते हैं ना, सारे एसेट्स की ओपनिंग कॉस्ट ली थी तो डिस्पोजल की भी ओपनिंग कॉस्ट ही माइनस करनी, माइनस ओपनिंग कॉस्ट ही ली हमने किसकी? ऑफ डिस्पोजल्स।
एक से ज़्यादा हो तो 2 आ जाएंगे, 3 डिस्पोजल हैं, 3 चीज़ें माइनस, 3 फिगर्स माइनस हो जाएंगी इनटू डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब फिगर्स उठा लेते हैं। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स कहाँ से मिला करेगा? वैसे तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है ना कि सवाल जो है वो 2 साल पे हो और हम अगले साल में बैठे हों और हम सवाल में से ढूंढ रहे हों ओपनिंग ये था, एडिशन ये था, डिस्पोजल ये था। ऐसा नहीं करना, ठीक है। हमने एक बार कोशिश करके एसेट अकाउंट जब बना लिया तो ये क्लोजिंग ही अगले साल ओपनिंग बना हुआ होगा ना, तो आदत ही यही रखें कि ओपनिंग कॉस्ट कहाँ से उठाया करेंगे? एसेट अकाउंट से। ये पड़ी ओपनिंग, ठीक है। सारे एसेट्स की ओपनिंग कॉस्ट कितनी है? 50,000। डिस्पोज होने वाले की कॉस्ट कितनी? 25,000 इंटू 20%। आंसर इज 5,000। एडिशन हुआ है एक, कितना? 30,000 का एडिशन है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% इंटू 4/12। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने बच्चों ने 3 महीने लिए? हाथ खड़ा करें। वो भी होंगे, ना माने, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं है, ज़रूर कुछ लोगों ने सितंबर को देख के फटाफट 3 महीने लिए होंगे, मुझे पता है। उंगलियों पे गिनने की आदत डाल लें, वरना सिर्फ होता कुछ नहीं है, 6 महीने ज़ाया हो जाते हैं। जी आंसर बता दें। 2000। डिस्पोजल 25,000 कॉस्ट है, 20% 9/37 टोटल। एंट्री बोल दें इसकी। पहला तुम इंट्रो में भी नहीं बोलते थे, अभी भी नहीं बोलते हो एंट्री, क्यों नहीं बोलते हो? जी सब बोलेंगे एंट्री। इसमें बेटा आपका ही फायदा है, एंट्री बोलते रहा करें, इससे याद होती जाएंगी। आदत अभी से डेवलप हो जाएगी तो आगे मुश्किल टॉपिक्स में भी आदत पड़ी हुई होगी। एंट्री बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो कुछ कहूँगा नहीं, और बोलते बोलते वो याद होने लग जाएंगी, समझ आने लग जाएंगी चीज़ें। ठीक है जी, क्लोजिंग बताओ। अच्छा, डिस्पोजल का अकाउंट अभी भी नहीं बनाते, जगह यहाँ इस सवाल में भी डिस्पोजल के अकाउंट की खाली छोड़ दें। आपको मैं एक और सवाल लिखवाता हूँ, मुझे जल्दी से वो सवाल आप सॉल्व कर दें, लेकिन ज़रा रुक जाएं, मुझे थोड़ा शो ऑफ हैंड से बता दें कितने बच्चों का यही आंसर था। फ्रॉड लगा रहे, हाथ पीछे करें। कितने बच्चों का ये आंसर नहीं था? सच्चे लोग तो आप सामने आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। गलती पता लग गई? कोई कंफ्यूजन है जिनका ये आंसर नहीं था तो वो कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, बताएं। ये भाई साहब आप में लग रहा है कोई कंफ्यूजन है आपको? हाँ है, बता दो। नहीं है? श्योर? हाँ जी स्टूडेंट। हाँ तो ईयर स्टार्ट की लिए। हाँ, कॉस्ट सारी जिंदगी वही रहती है वो। हाँ, कॉस्ट तो सारी जिंदगी नहीं बदलती ना, बदलती तो बुक वैल्यू ही है, तो बुक वैल्यू तो हम ले ही नहीं रहे। क्वेश्चन लिखवाऊँ अगला? चलें फिर लिखें। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 13। कौन है भाई जातियां मारने वाला? बेटा ये तो बहुत तंग हो गई है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुबह वाली, एक मिनट जरा, मैं कह रहा था फ्लोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 13। एसेट अकाउंट 70,000 70,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 20,000। पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 लिखें। एडिशन
of rupees 10,000 is made on Yakam March 13. Addition of rupees 10,000 is made on 1st March 13. अच्छा, उसके बाद पॉइंट 3 में हेडिंग बनाएं, डिटेल्स ऑफ डिस्पोजल्स। 2 डिस्पोजल आ रहे हैं, डिटेल्स ऑफ डिस्पोजल्स। उसी तरह से 4 कॉलम बना लेंगे, डेट ऑफ परचेज, कॉस्ट, डेट ऑफ सेल और सेल प्रोसीड्स। ये हेडिंग बना लें ताकि मैं दोनों डिस्पोजल्स की डिटेल आपको लिखवा दूँ। तैयार हैं जी? पहला डिस्पोजल है डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 2009, यकम अप्रैल 2009, कॉस्ट 5,000, 5,000। डेट ऑफ सेल 30 जून 2013, 30 जून 2013। सेल प्रोसीड्स 1,000, 1,000। दूसरा डिस्पोजल इसके नीचे लिख लें, डेट ऑफ परचेज यकम जुलाई 2010, 1 जुलाई 2010, कॉस्ट थी इसकी 2,000, 2,000। डेट ऑफ सेल 30 सितंबर 2013, 30 सितंबर 2013। सेल प्रोसीड्स 500। नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% स्ट्रेट लाइन, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। रिक्वायरमेंट है मेरी आपसे, एसेट अकाउंट बनाएं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएं और दोनों डिस्पोजल की एंट्रीज करें और 2 डिस्पोजल अकाउंट्स की जगह खाली छोड़ देंगे। ठीक है? ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13 के लिए। ठीक है? आपके पास 6 मिनट हैं। एक डिस्पोजल बढ़ गया, 1 मिनट भी बढ़ गया। मैं आपके लिए होमवर्क वाले क्वेश्चंस ले आऊँ अगर टाइम। छोटी सी क्लास है, देखें 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 देखें। एसेट अकाउंट का कैरी डाउन जो नजर आ रहा है 73,000 है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का कैरी डाउन आ रहा है। कितने बच्चों का ये आंसर नहीं है? नहीं है अभी भी? हाथ खड़ा करें। नहीं है, 1 नहीं है, 1 नहीं है, 1 ही है आपका। साथ वाले भाई, आपका ये आंसर है? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? हम साहे का आंसर ये नहीं है और आपका वो आंसर है। चेक करो क्या मसला है। अब मैं सारी क्लास के लिए तो फिर सॉल्व कर देता, एक बच्चे का मसला है तो देखो क्या आपका अपना ही सही नहीं है तो चेक करो ना इसका क्या मसला है। जल्दी करें भाई, आपका सही है आंसर, दोनों चेक करो। मिल गए? क्या हो गया यार, हमारे भाई का क्या मसला हो गया? ओके जी, होमवर्क लिखें। हैंड आउट अभी तक नहीं आ सका, बहुत माजरत, आपको डिक्टेशन लेनी ही पड़ेगी। होमवर्क के 2 क्वेश्चंस लिखें, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है? या देख लें पहले 2-4 मिनट। इतनी कॉपीज भी कोई नहीं होनी, रहने ही दें। नहीं, इतनी कॉपीज इतनी देर में होनी, मान जाए। क्वेश्चन लिखें, फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन यकम जुलाई 13। थोड़ा बदले ना, होमवर्क के क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, होमवर्क में करके आने हैं। इसके बाद डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है? या चले रुक जाएं, पहले डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं। इस उम्मीद पे कि शायद हैंड आउट्स आ जाएं और हमें ये 2 सवाल ना लिखने पड़े। अच्छा जी, एक बात जरा ध्यान से तवज्जो से सुन लीजिए। डिस्पोजल अकाउंट का काम गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल निकाल के देना है बस। कोई कहे
एसेट अकाउंट की नेचर क्या है, तो क्या कहोगे? कोई कहे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की नेचर क्या है, कोई कहे कैश की नेचर क्या है, कोई कहे सेल की नेचर क्या है, कोई कहे कैपिटल की नेचर क्या है, कोई कहे बैंक की नेचर क्या है, बैंक ओडी की, कोई ये पूछे डिस्पोजल की नेचर क्या है, तो नेचर नहीं है। डिस्पोजल अकाउंट की कोई नेचर नहीं होती। डिस्पोजल अकाउंट सिर्फ गेन लॉस कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो कॉन्सेप्ट वही है जो आपने ले लिया डिस्पोजल का, ये इंपॉर्टेंट है। एसेट अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ और कॉस्ट से क्यों हुआ, कॉन्सेप्ट था, आता है आपको, पता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ और डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन से डेबिट क्यों हुआ, कॉन्सेप्ट था, पता है आपको, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहीं पे ही था। डिस्पोजल अकाउंट के साथ अब कोई मसला नहीं है हमें, उसमें सिर्फ हमने अपने जो स्टेप्स लिखे थे 4 स्टेप्स, उनका दूसरा इम्पैक्ट उसमें फेंकते जाना है। दोनों काम पर्चे में नहीं कर देने, पहले बना लें फिर बताता हूं दोनों काम करने नहीं है, कौन सा करना है कौन सा नहीं। एक अभी बनाए ना, देख लें जरा प्लीज। डिस्पोजल बनाए ना और फिर भी कॉपीज खोले जा रहे हैं, ना बनाए कह रहा हूं, अभी कॉपीज की तरफ देखें ना, रजिस्टर की तरफ, आप इधर देखिए। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। तो क्रेडिट उसे किया ना, दूसरा इंपैक्ट किसको फेंक दो, डिस्पोजल को, यानी डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर दो। एसेट अकाउंट यहां पे लिख लो और डेट ऑफ डिस्पोजल लिख लो। स्टेप वही है हमारा, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। दूसरा इंपैक्ट किसको फेंक दो, यहां पे लिख लिया हमने डिस्पोजल, यहां पे लिख लिया एसेट, ठीक है। स्टेप 2, वी विल डेबिट accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase to date of sale। तो डेबिट एक्यूमुलेशन अकाउंट को किया तो फिर क्रेडिट किससे कर दें, डिस्पोजल को। यहां पे लिख लें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30/9। स्टेप 3 क्या था, वी विल रिकॉर्ड कैश। एसेट बिका तो कैश आया, कैश कैश। दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल, कितने से, 3000 से 30/9/17, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है, देख लो, डेबिट साइड पे आ रही है। बैलेंसिंग फिगर देखो 25,000 इधर है, इधर क्रेडिट साइड पे कितनी, 1075। लें जी, ये क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर 30/9। लो जी, डिस्पोजल अकाउंट तो बड़े फायदे की चीज निकली। जर्नल एंट्री में तो लॉस आ रहा था, डिस्पोजल में तो गेन आ गया। डिस्पोजल का अकाउंट बनाया तो गेन आ गया। देखो क्रेडिट नहीं हो रहा, क्रेडिट तो हो रहा है, क्रेडिट नहीं हो रहा। बोले बोले, जब क्रेडिट होता है तो गेन होता है। प्रॉफिट एंड लॉस जब क्रेडिट होता है तो गेन होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस तो क्रेडिट नहीं हो रहा, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ये एंट्री पढ़ने का तरीका क्या होता है, ये देखिए, ये कौन सा अकाउंट है, ये इसकी कौन सी साइड, ये कौन सी साइड, ये कौन सा अकाउंट, एसेट अकाउंट 30,000 से क्या हुआ, उसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ, कैश। एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ कितने से, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ 10,750 से, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ, रुक जाओ वहीं रुक जाओ। एक्यूमुलेशन अकाउंट डेबिट हुआ कितने से, इसके अगेंस्ट हमने क्रेडिट किसे किया, डिस्पोजल को। ये एंट्री पढ़ने का तरीका है ना लेजर में से, ठीक है, सीखा था ना इंट्रो में। तो ऐसे ही डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ 10,700, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अभी भी डेबिट ही हो रहा है, ये डेबिट।
डेबिट, लॉस ऑन डिस्पोजल ही है। तो जाहिर सी बात है एक ही काम दो तरीके से जब करना है तो आंसर तो सेम ही होना है ना। तो डिस्पोजल अकाउंट मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, इसलिए एंड पे रख लिया इसको। कॉन्सेप्ट तो एंट्री से सीख ही लिया था हमने, इसको सिर्फ अपने स्टेप्स का दूसरा इम्पैक्ट डिस्पोजल अकाउंट में फेंकते जाएं, आपका गेन लॉस निकल आएगा। ओके, अब पर्चे में क्या करना है, जो एग्जामिनर कहे वो करना है। एग्जामिनर कहे गेन लॉस निकालो, लेजर बना के लेजर बना दोगे। एग्जामिनर कहे गेन लॉस निकाल के दो, जर्नल एंट्री पास करके वो कर दोगे। और एग्जामिनर कुछ ना कहे तो फिर जो दिल करे वो कर देंगे। ठीक है, सही है, क्लियर है ये बात। अब जहां जहां जगह खाली है जल्दी से वहां वहां डिस्पोजल अकाउंट्स बनाए। अगर प्लीज एक बात सुन लें हम, अभी आपने इसके बाद वाला जो सवाल किया उसमें डिस्पोजल 2 हैं। अगर डिस्पोजल 2 हैं तो डिस्पोजल अकाउंट भी 2 अलग अलग बनाना, इकट्ठे बनाने की जरूरत नहीं है। सही होता है वैसे, लेकिन मेरे ख्याल में अलग ही होना ज़्यादा बेहतर है। हमें पता होना चाहिए, हर एसेट के बारे में पता होना चाहिए, मेरे फलां एसेट ने मुझे कितना गेन दिया या कितना लॉस किया। ठीक है, तो बुक्स के अंदर आपको इकट्ठा 2-3 डिस्पोजल इकट्ठे हुए एक लेजर मिल सकता है, लेकिन आपने कभी भी इकट्ठा नहीं बनाना। आपने हमेशा जितने डिस्पोजल्स हों उतने अकाउंट्स बनाने। क्लियर है ये बात, स्टार्ट हो जाए। इस सवाल में 2 डिस्पोजल अकाउंट है, कल वाले सवाल का 1 डिस्पोजल अकाउंट, 3 डिस्पोजल अकाउंट बनाए, गेन लॉस सेम आएगा जी। पहला क्वेश्चन है जी, फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन जी 1/7/13। एसेट अकाउंट ये भी बताएं आप, 2,80,000। एसेट अकाउंट 280,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,01,000। एडिशन है एक, यकम अप्रैल 14 पे 30,000। एडिशन 30,000 का है, 30,000 का है, यकम अप्रैल 2014। ओहो, 13 वाला साल है 14। जागो, यकम जुलाई 13 को जो साल शुरू होता है 30 जून 14 पे खत्म होता है। सवाल बिल्कुल सही लिखवा रहा हूं मैं। पहला सवाल जून का आया नहीं, बस एक ही एडिशन। दूसरा डिस्पोजल लिखें, डिटेल ऑफ डिस्पोजल, चारों हेड्स बनाएं जल्दी से, वो चारों कॉलम्स बनाएं, सॉरी। डेट ऑफ परचेज, कॉस्ट, डेट ऑफ सेल, सेल प्रोसीड। जी डेट ऑफ परचेज है डिस्पोजल की 1 अप्रैल 2008। कॉस्ट है इसकी 50,000, 50,000। डेट ऑफ सेल है 31 दिसंबर 13, 31 दिसंबर 13, हमारे साल के आखिरी दिन। ठीक है, अब जागे हैं, चलो शुक्र है। 31 दिसंबर 13 पे बिका है, सेल प्रोसीड्स हैं 12,000। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एसेट अकाउंट, प्रिपेयर एसेट अकाउंट, accumulated depreciation account and disposal account along with journal entry of disposal। दोनों काम करते रहे ना, जरा प्रैक्टिस में तो कर लेना, उसके बाद फिर पर्चे में जो जरूरत हुआ करेगी वो कर लेंगे। along with journal entry of disposal for the year ended 31 दिसंबर 15, for the year ended 30 जून 13, 30 जून 14। ठीक है, जून वाले साल में थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है, कैलेंडर ईयर कर करके हमें आदत पड़ी होती है। ठीक है, सही है जी। ईयर एंड है 30 जून 2000, हाँ बताने लगा हूँ, ईयर एंड 30 जून 2014। अज्यूमिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% स्ट्रेट लाइन मेथड।
ठीक है जी, दूसरा सवाल लिखें। अच्छा, होमवर्क जो कर रहे हैं तो ये फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 14 एंड 15 कर लें, एक साल और बढ़ा लें अकाउंट्स, क्या हो जाएगा? नहीं, एडिशन डिस्पोजल ही नहीं है सवाल में, अकाउंट ही नहीं बन सकते, है ना? बन सकते हैं ना, ऐसे तो अकाउंट वैसे का वैसे ब्रॉड डाउन कैरी डाउन आ जाएगा, एक्यूमुलेशन भी वैसे का वैसे ब्रॉड डाउन कैरी डाउन आ जाएगा, डेप्रिसिएशन चलें ठीक है, डेप्रिसिएशन वाली मेहरबानी कर देंगे आप, ठीक है? तो 2 साल कर दें, 30 जून 14 एंड 15। दूसरा सवाल लिखें जल्दी, लिखना है या नहीं लिखना? लिख ही लें, क्या वेले बैठे रहेंगे घर जाके, आधे घंटे में होमवर्क हो जाना है ये 2 सवाल। मैं आधा घंटा भी ज़्यादा बोल दिया, 15 मिनट का होमवर्क लिखें। मैंने ऐसे आप लोगों को बता दिया है क्लास में कि आपकी तरफ से इनपुट ना ही आए तो बेहतर, आपकी क्लास में बता दिया है ना? नहीं बताया, ठीक है? फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस, अब सारी बातें सुनी ना लोगों को बतानी। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन 1 जनवरी 2010। एसेट 90,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000, एडिशन 1 मार्च 10 पे 10,000 का, एडिशन 1 मार्च 10,000, डिस्पोजल चारों चीज़ें लिख लें ताकि वो मैं लिखवा दूँ। डेट ऑफ परचेज है उसकी 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2008, कॉस्ट 20,000, डेट ऑफ सेल 30 जून 10, सेल प्रोसीड्स 10,000, 1,000 लिख दो, सेल प्रोसीड्स 10,000, रेट है 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिक्वायरमेंट सेम। एक और मेथड भी है डेप्रिसिएशन का, वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। चलें थोड़ी सी बात करते हैं, टाइम बस खत्म हो गया, कल आते ही पहले इसकी बात कर लेंगे। याद रखने वाली चीज़ें इस मेथड में क्या हैं, सिर्फ वो रिवाइज कर लेते हैं, कल फिर तफसील से इस पर थोड़ी सी बात भी कर लेंगे, तफसील से थोड़ी सी बात, चलें जैसे भी है, हो जाता है कभी कभी, ठीक है? आप लोग कह सकते थे ना तफसील से करेंगे या थोड़ी सी करेंगे, ये दोनों डिफरेंट है बात में, लेकिन आप लोगों की उर्दू इतनी की है, आपने कहा ठीक ही बोल रहा हूँ। अच्छा जी, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ignore residual value while calculating depreciation expense। याद है जो हम कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू किया करते हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड में भी करते हैं, वो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में भी करते हैं, वो आउटपुट मेथड में भी करते हैं। वाहिद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है जिसका दूसरा नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तीसरा नाम WDV मेथड है। इस मेथड में हम कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं करते। उसकी वजह अगर आपको याद हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर रेट मिसिंग होता था, रेट है भी ज़रूरी, अगर मिसिंग होता था तो उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला था 1 - nth रूट S/C।
कराऊंगा उसकी भी एक दो एग्जांपल्स, रिवाइज तो वो भी करवाना ही है। बहरहाल उसमें वो जो एस था स्क्रैप वैल्यू, रेजुअल वैल्यू, वो इनबिल्ट होता है फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। उसको हम प्रूफ भी करेंगे कि इग्नोर करने से भी काम कैसे चल गया। वो फॉर्मूला में इनबिल्ट होता है, रेजुअल वैल्यू जो होती है वो इनबिल्ट होती है उसके अंदर, यूजफुल लाइफ के एंड पे जाके बच ही रेजिडुअल वैल्यू हो जाती है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। बहरहाल इतनी तफसील से बात नहीं हो रही, फिलहाल सिर्फ इग्नोर किया करते थे रेजिडुअल वैल्यू क्योंकि वो फॉर्मूला में इनबिल्ट है। वो जब आजमाएंगे, प्रूफ करेंगे तो बात सही से याद भी हो जाएगी। दूसरी बात, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन is always applied to cost to WD। मैंने ये कैसे लिख दिया, हमेशा ही रेट WDV पे लगता है पहले साल, तो फिर तो गलत लिखा ना मैंने। नहीं, कुछ गलत नहीं लिखा। मैं कहूंगा आप याद ऐसे ही रखें, हमेशा WDV पे लगना है। पहले साल कहां से लाएं WDV? पहले साल तो हमारे पास है ही कॉस्ट, ठीक है। तो फिर पहले साल तो वो मजबूरन कॉस्ट पे लग गया, वरना हर साल रेट किस पे लगा करेगा, सब्सीक्वेंट ईयर्स में WDV ही लगना है। पहले साल में WDV है नहीं, इसलिए कॉस्ट लगनी। चले कल ही करेंगे ये सवाल, बस ये दो बातें याद रख लीजिएगा। 2 क्वेश्चंस होमवर्क में करके आइएगा। जिंदगी